तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, जिसका जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 24 फरवरी को होने वाला है। 24 फरवरी 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो है, यानी कि ये जो सैंपल पेपर है इसका आधा सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी बना रखा है पार्ट 1 वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप खोलेंगे तो वहां पर मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जरूर जाकर के देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि जो हमारा सैंपल पेपर बच गया था, जितना पेपर हमने नहीं किया था पार्ट 1 वाली वीडियो में, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेशन और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा, जो आपका 24 फरवरी 2023 को जो एग्जाम होगा ना, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बच्चों का, उसके अंदर आपको ये पेपर जो है बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि पहली नंबर बात तो इसी पैटर्न में आपका पेपर आएगा, और दूसरी नंबर बात जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पेपर के अंदर, इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 24 तारीख के एग्जाम के अंदर डिट्टो रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, और इसका जो एग्जाम होगा आपका 24 तारीख को वो होगा 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अगर मैं बोर्ड की पेपर की बात करूं तो आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ सेट लिखा हुआ रहेगा। ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 2 है। इससे पहले मैंने सेट 1 ऑलरेडी करवा रखा है। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, क्लास 12 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सैंपल पेपर्स का। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सैंपल पेपर नंबर 1 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सैंपल पेपर नंबर 2 है, यानी वही सेट 2 कह लीजिए, और इस सैंपल पेपर का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ कोड नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपको लिखी हुई यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि जो आपका सेक्शन ए रहता है वो रीडिंग वाला रहता है, मतलब पैसेज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो रहेगा राइटिंग वाला रहेगा, मतलब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन सी रहता है, जो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, वो रहेगा आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, जिसके अंदर जो आपकी दोनों बुक है ना, उसके अंदर से जो है सो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों बुक्स के अंदर से। तो वो रहता है आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, जो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, और 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहेंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो 24 फरवरी 2023 को आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। और ये अकेला सेक्शन जो रहेगा आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, ये 40 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपका टोटल इंग्लिश का पेपर आएगा 80 नंबर का। ठीक है, जिसके अंदर से सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर के 40 नंबर होता है। और अकेला ये अकेला सेक्शन बाहुबली टाइप का है, समझ लीजिए 40 नंबर का अकेला ये एक सेक्शन है। ठीक है, यानी इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन अगर आपने सही से अटेम्प्ट किए ना, तो आपके 40 नंबर कोई नहीं रोक सकता मिलने से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा,
पूछ रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको वही ये जो दे रखा है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स उसको रीड करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन चौथे का पहला, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया, दो में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो पहले का ए में देखिए क्या दे रखा है कि दूज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स जो है सो कि वॉर्स विथ गैस वॉर विथ फायर victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity। ठीक है, इस तरह करके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं ना, गैस के साथ युद्ध जो होता है आपका, उसमें आग के साथ युद्ध हो जाता है एक तरह से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है उसके अंदर, युद्ध के अंदर आप देखेंगे तो बहुत दर्दनाक चीजें होती है। बिना किसी के बचे आप देखेंगे कि वहां पर सारे जो है कपड़े पहने रहते हैं, भाइयों के साथ छाया होता है, इस तरह से करके काफी मिक्सअप चीजें यहाँ पर दे रखी है। और ये जो लाइनें हैं आपका, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आप पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है हमसे कि विच ऑफ दीज यूज द सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज इन द थर्ड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें पूछा है कि इनमें से कौन उसी काव्य उपकरण यानी पोएटिक डिवाइस का उपयोग करता है जैसा कि आपका इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तीसरी पंक्ति में उपयोग किया गया है। तो वो है आपका द एब्सेंस ऑफ हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट, यानी कि उनकी उपस्थिति का अभाव महसूस किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई द लाइन और फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, यानी कि उदाहरण से उस पंक्ति या वाक्यांश की पहचान करें जो निम्नलिखित का सुझाव देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है पंक्ति कि ह्यूमंस आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो मानव है या मनुष्य है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में यानी उसको खत्म करने में शामिल है, मिला हुआ है पूरी तरह से। तो आंसर लिखेंगे आप इस तरह से, दूज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर या ग्रीन वॉर्स करके है, यानी कि जो हरित युद्ध या हरित युद्ध तैयार करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर इनमें से कौन कवि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भैया कवि का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो वो है हमारा प्रूडेंट यानी कि आपका विवेकपूर्ण, और दूसरा हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। तो ये दोनों जो है आपका बेस्ट डिस्क्राइब है पोएट का, यानी कि कवि का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली इन नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि आपको ये जो दे रखा है सेंटेंस, इसको आपको जैसे कि पूरा करना है, वाक्य को 2 से अधिक शब्दों में उचित रूप से पूरा करना है, इस तरह से करके। ठीक है, तो इस तरह से आपका है कि when the poet says that people who participate in wars would put on clean clothes he means that they should dash। ठीक है, यानी कि जब कवि कहता है कि जो लोग युद्ध में भाग लेते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं, कपड़े का मतलब है कि उन्हें डैश होना चाहिए। तो उन्हें क्या होना चाहिए, स्टार अफ्रेश या फिर बिकम नॉन वायलेंट या फिर एडॉप्ट पीस होना चाहिए, यानी कि नए सिरे से शुरुआत करें ऐसे होने चाहिए, या अहिंसक बने रहे, शांति को अपनाएं, ऐसे लोग होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि वो जो एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा कीपिंग क्वाइट का, उसके आधार पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू 1 and 2, यानी कि उसके आधार पर ये दो आपको दे रखा है रेफरेंस, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पढ़ना है और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, नॉट एवरी विन इज अ ट्रम्प, यानी कि हर जीत जीत नहीं होती। और दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन इज क्रूशियल टू इवोल्यूशन, यानी कि विकास के लिए आत्मा प्रतिबिंब महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ही सत्य है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज
इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक टाइटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो है सो कि एक उपयुक्त शीर्षक बनता है इस एक्सट्रैक्ट के लिए, एक अच्छा टाइटल बनता है, तो वो आप लिख सकते हैं द डिजायर फॉर रिन्यूएबल। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी कि नवीनीकरण की इच्छा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। वीडियो पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इमोर्टल ड्रिंक इस तरह से करके चीजें दे रखा है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और इसी के बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, यानी कि एक्सट्रैक्ट जो आपने पढ़ा उसके आधार पर निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करना है आपको। तो इसको कंप्लीट करना है हमें। हैव हर्ड जोसिकलेशन डैश 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 ऑक्सीमोरोन। ठीक है, यानी कि सुना है अनुप्रास डैश ऑक्सीमोरोन, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइटी डैड आएगा, यानी कि पराक्रमी मृत आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आंसर यहाँ लिखा गया है ये यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस तरह से कंप्लीट हम लोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज बेस्ट इंडिकेट्स द फ्रेज माय मिड फॉरेस्ट ब्रोक। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा मध्य वन ब्रेक वाक्यांश को सबसे अच्छा इंगित करता है, तो वो है आपका मास ऑफ श्रूप्स, यानी कि झाड़ियों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज ब्रिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा मानव जीवन में आनंद लाता है, तो वो है आपका बच्चों जैसे कि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, यानी कि आपका सुगंधित फूल जो कि मानव जीवन में क्या लाता है, आनंद लाता है। और क्या है बच्चों आपका जैसे कि ये लिख सकते हैं पांचवा वाला इन हैंटिंग स्टोरीज, यानी कि करामाती कहानियां। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा और पांचवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते हैं थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी कि जो आपको वाक्य दे रखा है उसको उचित रूप से आपको पूरा करना है। क्या है वाक्य भैया, व्हेन द पोएट मेंशंस एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ही रेफर टू, यानी कि जब कभी अमर पेय का यानी इमोर्टल ड्रिंक कह लीजिए उसका एक अंतहीन फव्वारा का उल्लेख करता है, तो यह संदर्भित करता है, किसको रेफर करता है, द इटर्नल जॉय द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव द एवरलास्टिंग जॉय थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ब्रिंग इस तरह से करके कह सकते हैं, यानी कि वह शाश्वत आनंद जो सुंदर वस्तुएं देती है उसको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हो सकता है डिट्टो सेम टू सेम आपके पेपर में आ जाए, तो आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये दो रेफरेंस दे दिया है दो लाइनों के अंदर, इसको पढ़ करके। ठीक है, तो चलो इनको थोड़ा पढ़ के समझते हैं। पहला लाइन में क्या कह रहा है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन, यानी कि सुंदर वस्तुएं परमात्मा का आशीर्वाद होती है। चलो अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर दूसरा क्या है कि ब्यूटी इज जो है सो कि एन आउटकम ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि सौंदर्य कल्पना का परिणाम है, इस तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष केवल एक का अनुमान लगाया जा सकता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट,
यानी कि इनमें से कौन दिए गए जो एक्सट्रैक्ट है उसमें कवि के लहजे का यानी उसके टोन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टेम्पलेटिव, यानी कि चिंतनशील। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए सेकंड क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी बोला गया है कोई एक आपको अटेंड करना है 2 एक्सट्रैक्ट के अंदर से और 4 नंबर का रहने वाला है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है जैसे कि द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। इस तरह से आपका ये दे रखा है। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप करके दे रखा है। तो इस तरह से दीवान स्वयं कार को सीधे उस जंगल में ले गया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। ये आपका एक्सट्रैक्ट दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा पूरा पढ़ सकते हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ इज द ऑथर्स जैसे कि पोर्ट्रायल ऑफ द टाइगर डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ। सॉरी, ठीक है, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार आपको बताना है कि लेखक द्वारा बाघ का जो चित्रण है किस प्रकार भिन्न है वास्तविक जीवन से। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ऑथर शोज द दीवान ड्रैगिंग द टाइगर आउट ऑफ द कार, he pushed it down like a harmless being which is strikingly different from real life, जैसे कि वेयर टाइगर्स आर डेंजरस। ठीक है, तो इस तरह से करके दे रखा है, यानी कि लेखक दीवान को जो है बाघ को कार से बाहर खींचते हुए दिखाता है। वह उसे एक हानि जैसे कि रहित प्राणी की तरह नीचे धकेलता है, यानी कि कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बाघ, जो वास्तविक जीवन से बहुत अलग होता है। क्योंकि अगर वास्तव में आपके सामने शेर आ गया तो फट के चार हो जाएगी भाई। सॉरी, यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वास्तव में किसी के सामने शेर आ जाएगा ना भाई तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो ये चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है, जहाँ बाघ खतरनाक होते हैं, लेखक बाघ के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि मानव और उसे विनम्र होने के लिए चित्रित करता है, जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द महाराजा एंड जैसे कि दीवान बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सबसे अच्छा महाराजा और दीवान का वर्णन करता है के आधार पर निकालना। तो यहाँ पर वो है आपका दीवांश जैसे कि कॉन्स्टेंटली या कॉन्स्टिट्यूशियस, महाराजा क्रूशियल। ठीक है, या क्रूर करके आप लिख सकते हैं। दीवान ईमानदार था और महाराजा क्रूर था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि विच ऑफ दीज कैन बी बेस्ट यूज एज अ टाइटल फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस जो सो कि एक्सट्रैक्ट के अंदर बता रखा है शीर्षक के रूप में सबसे अच्छा उपयोग कौन सा किया जा सकता है। टाइटल चूज करना है आपको बेसिकली एक। ठीक है, तो आप इस तरह से मैंने एक टाइटल ले लिया जैसे कि द बिग कैट, यानी कि बड़ी बिल्ली। ये बेस्ट रहेगा इस एक्सट्रैक्ट के लिए टाइटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इन वन सेंटेंस एक्सप्लेन व्हाट द ऑथर मीन्स व्हेन ही सेज दैट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह करके। ठीक है, ग्रह, यानी कि एक वाक्य में स्पष्ट करे कि लेखक का क्या अर्थ है जब वह कहता है कि बाघ अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया है उसने। तो वो कहता है कि व्हेन ही सेज द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह द ऑथर मींस दैट द टाइगर प्रोटेस्टेड नॉन वायलेंसली या फिर जैसे कि पॉजिटिवली। ठीक है, पैसिवली करके। तो यहाँ पर जब वह कहता है कि बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू किया तो लेखा का अर्थ होता है बाघ ने अहिंसात्मक और निष्क्रिय रूप से विरोध किया, यानी कि उसने हिंसा नहीं की। तो इस तरह से इसके आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वही आपको यहाँ पर भी एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी चीजें बता रखी है और इसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द विल अंटिल आई फेल्ट द cold waves of my जो कि against my neck and heard them जो कि of one of
माई थिक ब्रेड करके दे रखा है, मैं जोर से रोया जब तक मैंने अपनी गर्दन के खिलाफ कैंची के जो सो कि ठंडे ब्लेड महसूस नहीं किए, तब तक मेरे सिर को हिलाकर रख दिया और उसे या उन्हें मेरे मोटी चोटी से एक को कुतरते हुए सुना। तो इस तरह से करके ये आपका दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और देखिए समझना पड़ेगा आपको। अगर आप समझेंगे तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स की आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है। अब इसी के बेसिस पे हमसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपको जो है सो कि यहाँ पर इसको पूरा करना है। ठीक है, इस वाक्य को, तो यहाँ पर क्या वाक्य है, द राइटर्स रेफर टू हिमसेल्फ एज अ वुडन पपेट बिकॉज डैश, यानी कि लेखक स्वयं को लकड़ी की कठपुतली कहती है क्योंकि डैश है, क्योंकि सी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, यानी कि दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी चीजें दे रखा है शॉर्ट में, तो इनमें से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये बता दिया, सी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि which of these best describe the change in the author's attitude from the beginning to the end of the extract, यानी कि इनमें से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन लेखक के दृष्टिकोण को, यानी ऑथर का जो कह सकते हैं एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, निकालने की शुरुआत से अंत तक, ये जो आपका है ना, इसके बिगिनिंग से लेके अंत तक। ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह के बाद निराशा जो है ना आपका, ठीक है, यानी जो रिवेलियन हुआ फॉलोड बाय डिसअपेयर के द्वारा, या कह लीजिए विद्रोह के बाद निराशा जिसको हिंदी में कह सकते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिला कि यहाँ पर ऑथर के एटीट्यूड में चेंज देखने को मिला बिगिनिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ दीज कैन बी बेस्ट यूज एज अ टाइटल फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके लिए सबसे अच्छा टाइटल इनमें से क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, द सी ऑफ जैसे कि टर्मोइल करके, यानी कि कह लीजिए उथल पुथल का सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इन वन सेंटेंस स्टेट व्हाई द राइटर्स यूज द फ्रेज नो ऑफ विल रेफरिंग टू हर हेयर बीइंग कट, यानी कि एक वाक्य में बताइए कि लेखक ने ग्नो ऑफ वाक्य का प्रयोग क्यों किया, उसके बाल काटे जाने का जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो रहेगा आंसर आपका टू इंडिकेट द वायलेंट नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसके आगे वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अधिनियम की हिंसक प्रकृति को इंगित करने के लिए लेखक ने क्या किया, आपका ग्नो ऑफ वाक्य का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, यानी कि आपको यहाँ पर भी दो एक्सट्रैक्ट दे दिया है, दो में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको अटेंड करना है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर का, ये 6 नंबर के लिए रहने वाला है। ठीक है, यानी एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपने 6 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है हमारा। ठीक है, तो चलिए एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। तीसरे का ए में जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका गांधी के ऊपर है, ये देख पा रहे होंगे, आपको स्टार्टिंग की लाइनों से ही पता चल गया कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ठीक है, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट के अंदर भी दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर चीज पता चल गया कि ये एक्सट्रैक्ट गांधी जी के ऊपर है, और इसमें क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि चंपारण का जो एपिसोड था ना, चंपारण में जो चीजें हुई वो गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ठीक है, उस टाइम का। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड was a very ordinary thing। ठीक है, यानी उन्होंने समझा एक बहुत ही सामान्य बात थी। ये इस तरह से करके यहाँ पर ये सारा का सारा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसको आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है
कि इन द एक्सट्रैक्ट द फ्रेज लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग जैसे कि कमिटमेंट टू डैश, ठीक है, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो वाक्यांश है उसमें अमृतता के प्रति वफादारी जो है एक मजबूत को संदर्भित करता है। डैश के लिए प्रतिबद्धता है, किसके लिए है, तो वह है आपका सर्टन आइडियोलॉजीज के लिए, यानी कि कुछ विचारधाराएं हैं उनके प्रति। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी कि निम्नलिखित साक्ष्यांश को पूरा करने के लिए आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर से एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारा एनालॉजी, वो है हमारा चेंज, ट्रांसफॉर्म, जैसे कि रिलीव और डैश, यानी कि परिवर्तन और राहत। उसके बाद आएगा आपका एलिवेट करके यहाँ आपका, यानी कि शांत करना। ठीक है, राहत और शांत करना, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपको क्या करना है, इस तरह से ये यहाँ पर लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट विकल्प को चुनना है इस फिल इन द ब्लैंक्स को, खाली स्थान को भरने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि द प्राइमरी मोटिव ऑफ गांधीज एक्शन वाज टू डैश, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि गांधी के कार्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो वो था मेक इंडियन सेल्फ रिलायंट, यानी कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, वो गांधी का प्राइमरी कह सकते हैं मोटिव था, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा आप कह लीजिए इस एक्सट्रैक्ट का उद्देश्य सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट हमने गांधी वाला पढ़ा तो उसका सबसे अच्छा वर्णन या सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन सा पॉइंट करता है, तो वो है इट शोज हाउ गांधी's पोजीशन इन द चंपारण स्ट्रगल रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल व्यूज, यानी कि यह दिखाता है कि चंपारण संघर्ष में गांधी की स्थिति ने उनके राजनीतिक विचारों को कैसे बिंबित किया। ठीक है, तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउस द रीडर टू जैसे कि इनफेयर गांधीज व्यू ऑफ हिज ओन कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अकॉम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, क्लू है आपका एक वर्ड, यानी कि उस शाब्दिक सुरंग की पहचान करें जो पाठक को गांधी के बारे में उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाने की अनुमति देता है, तो वो है आपका ऑर्डिनरी करके, यानी कि साधारण थे वो। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट वन, यानी कि एक्सट्रैक्ट वन के आधार पर उचित व्याख्या करनी है आपको इसकी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि गांधी यूज द वर्ड्स टर्निंग पॉइंट टू रेफर टू द चंपारण इन जैसे कि इंसिडेंट बिकॉज इट डैश, यानी कि चंपारण की घटना के संदर्भ में टर्निंग पॉइंट शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ना, प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये क्या है। ठीक है, तो वो आपको बताना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो आंसर आपका ये होगा वाज गांधीज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, यानी कि गांधी का सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का पहला उदाहरण था। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी चीजें बता रखी है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के आगे चले तो आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, तीसरे का बी है हमारा, ये भी यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। ये रेड ट्रैप वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, बाकी आप पूरा का पूरा इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पे है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द मैन, यानी कि ये एक्सट्रैक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द मनुष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वो है आपका रिफ्लेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चिंतनशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कि रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विथ इट्स सिनोनिम it had never excited for any other purpose than to set beds for people,
यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेखांकित वाक्यांश को उसके पर्यायवाची से बदलकर दिए गए वाक्य को फिर से लिखे। यह लोगों के लिए फंसाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू ल्योर पीपल, यानी कि यह लोगों के लुभाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आपका कभी भी अस्तित्व में नहीं था। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसके आधार पर आप इसके संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। नीचे दो आपको ये लाइनें दे रखी है, इसको पढ़ दोनों लाइनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली लाइन में देखिए क्या बोल रहा है कि द वर्ल्ड ऑफर्स लिविंग बीइंग्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि जो संसार है ना वो जीवों को एक तरह से कह सकते हैं सुखमय जीवन प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि हाउएवर ओनली कंपैशनेट पीपल कैन एंजॉय दिस प्लेजर्स, यानी कि हालांकि केवल दयालु लोग ही उन सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला यानी फर्स्ट वाला कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट बी, यानी कि एक जो है पहला वाला लाइन जो है वो सही है लेकिन दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा चौथा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि in one sentence rationalize the given statement. It is challenging for others to be able to understand the disappear of a vagabond's life, यानी कि एक वाक्य में दिए गए कथन का युक्तिकरण कीजिए। आवारा के जीवन की निराशा को एक तरह से समझने में सक्षम होना दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस आर डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द वैगाबॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप और भी चीजें लिख सकते हैं जैसे कि क्योंकि ज्यादातर लोगों के अनुभव जो होते हैं ना आवारा लोगों से अलग होते हैं, आवारा लोगों को पसंद भी नहीं करता जल्दी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बाकी काफी और आंसर बढ़ा करके लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके केवल और केवल आपकी मदद के लिए इतना लिखा गया है। ठीक है, बाकी आप शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स सिनोनिम from the extract the man who thought that the thought that the world was a rat trap lived as a life that was जैसे कि इंटरेस्टिंग, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका विलोम शब्द आपको लिखना है। जिस आदमी ने सोचा था कि दुनिया चूहेदानी है वह दिलचस्प जीवन जीता था। तो ये होगा आपका मोनोटोनियस करके, ठीक है, यानी कि निरस कर सकते हैं इसको, इस तरह से आपका हिंदी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो यानी कि ये जो अर्क है उसके मिजाज को डैश के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। तो वो हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि सावधान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच। ठीक है, यानी कि आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है 5 में से, और एक क्वेश्चन जो आप करेंगे ये 40 से 50 शब्दों के अंदर होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। अगर 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अ स्माइल डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट हैप्पीनेस, डज माई मदर एट 66 रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। यानी कि एक जो मुस्कान होती है ना हमेशा खुशी का संकेत नहीं देती है। क्या जो माई मदर एट 66 इस कथन को दर्शाती है? कविता के एक उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि आपको करनी है। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं यस द पोएम रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट, यानी कि हाँ कविता जो है इस कथन को दर्शाती है। आगे नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द पोएट बिकम्स पेनफुल्ली अवेयर ऑफ द possibility of losing her aging mother and choose to hide it behind her smile, यानी कि यह तब देखा जा सकता है जब कवित्री जो है यानी कि जो पोएट है अपनी बूढ़ी माँ को खोने की संभावना के बारे में दर्दनाक रूप से जागरूक
हो जाती है और इसे अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने का विकल्प चुनती है। ठीक है, तो इस तरह से अगला लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि what does the description of Mukesh family in Lost Spring reveal about gender roles? यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश के परिवार का वर्णन लैंगिक भूमिका के बारे में क्या बताता है? तो वो बताता है रिवील्स जो है कि पैट्रिमेसी एंड इनइक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है ना, पितृसत्ता और असमानता को उजागर करता है, जो इनइक्वालिटी एक तरह से। दैट वुमेन आर स्टिल असाइंड जो है सो कि यहाँ पर कि महिलाओं को अभी भी जो है सो कि स्टीरियोटाइप टिपिकल लैंगिक भूमिका सौंपी जाती है, और यहाँ पर जैसे कि घर के कामों की प्रभावी और देखभाल करने वाली, जैसे कि मुकेश की भाभी के साथ भी देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज अशोका मित्रास नैरेटिव इन द पोएट एंड पेनकेक्स डेमोस्ट्रेट अबाउट सुब्बू, यानी कि कवियों और पैनकेक में अशोका मित्रा का वर्णन क्या प्रदर्शित करता है सुब्बू के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको आंसर्स दिखाते हुए चलता हूं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि it is only when we are fearless that we begin to create. Does this statement hold true in the case of the poem Aunt Jennifer's Tigers? Support your stance with evidence from the text. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, यानी कि जब हम निडर होते हैं तभी हम रचना करना शुरू करते हैं। क्या कविता आंटी बोल रहा हूँ, आंट जेनिफर टाइगर्स के मामले में यह कथन सही है? पाठ के से सबूत के साथ अपने जो उत्तर है उसको आप अपना लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका नो, दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पोएम, यानी कि नहीं, यह कथन कविता के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, और बाकी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि इन डीप वाटर विच क्वालिटीज ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर प्लेड अ रोल इन हेल्पिंग डगलस ओवरकम हिज फियर। ठीक है, जो डगलस था उसके फियर, एक तरह से जो डर था, उसको भगाने में क्या क्या मदद किया उसका। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हिंदी ये होगा कि गहरे पानी में तैराकी, यानी कि जब आप एक डीप वाटर में तैरते हैं तो उसके अंदर जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपको सिखाने वाला होता है, तैरने सिखाने वाला, उसके किन गुणों में भूमिका है, मतलब उसकी कौन कौन सी ऐसी खासियत होती है जो आपको मदद करता है आपके डर पर काबू पाने में। जो डगलस था उसको अपने डर पर काबू पाने में मदद करा, किन चीजों ने मदद किया, तो वो बताना है आपको। तो द इंस्ट्रक्टर्स एबिलिटी टू एम्फेसिस विथ डगलस एंड अंडरस्टैंड हिज फियर लीड हिम टू पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस टू टीच हिम टू स्विम। This gave Douglas confidence and instructor patience was key as the day after he held one to the rope and walked the length of the pool to help Douglas swim। यानी कि डगलस के साथ सहानुभूति रखने और उसके डर को समझने के लिए जो उसका टीचर था ना, उसने समझा और डगलस के चारों ओर एक बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया उसे। उसने डगलस को आत्मविश्वास दिलाया, यानी कि उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि तू कर सकता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू कर सकता है। ठीक है, और क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था यानी जो टीचर था, उसका इंपॉर्टेंट है कि वो उसके पास कितना पेशेंस है, धैर्य बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिन प्रतिदिन वह रस्सी को पकड़ता था और डगलस को तैरने में मदद करने के लिए पूल की लंबाई तक चलता था। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी इन्फ्रेड अबाउट द पीपल फ्रॉम द जो कंट्री साइड इन द रोड साइड सैंड, यानी कि किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनसे लोगों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है सड़क के किनारे स्टैंड में ग्रामीण इलाकों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है कि द पीपल फ्रॉम कंट्री साइड वेट एंडलेस फॉर द काइंडनेस ऑफ द पीपल फ्रॉम द सिटी एज शोन बाय
द पोएट दिस डेमोन्स्ट्रेट देयर पेशेंस एंड प्रेजेंस करके, यानी कि गांव के लोग शहर के लोगों की दया के लिए अंतहीन प्रतीक्षा करते हैं जैसा कि कवि ने दिखाया है। यह उनके धैर्य और दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ दे हैव अ डिजायर टू लिव एन आइडिया अ परफेक्ट हैप्पी लाइफ लाइक इट is shown in the movie which shows that they are helpful and optimist, यानी कि उनमें एक आदर्श पूर्ण सुखमय जीवन जीने की इच्छा होती है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा जिससे पता चलता है कि वे आशावादी और कह सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और क्या करना है इसमें आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर देना है। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे अगर आप, तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इन द एनिमी हाना's थॉट्स एंड एक्शंस रिगार्डिंग टॉम वेयर इन डिस्कॉर्ड, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि द एनिमी में टॉम के संबंध में हाना के विचार और कार्य असंगत थे। पाठ से आपको उदाहरण के साथ इस कथन का समर्थन करना है। तो यहाँ पर आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाना मेंशन दैट द काइंडेस्ट थिंग दैट दे could do for Tom would be so to put him back in the sea, and yet she takes him back inside the house with Sadao, यानी कि हाना ने उल्लेख किया है कि वे टॉम के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकते थे वह उसे वापस समुद्र में डाल देना था, और फिर भी वह उसे सड़ाव के साथ घर के अंदर वापस ले जाती है। इस तरह से करके आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा और इम्पोर्टेंट भी। इन ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम्ब टोल्ड डैडी अबाउट his thin leg and how kids called him Lamby Lamb. Why do you think Mr. Lamb shared these details? State 2 reasons to support your answer, यानी कि यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें मिस्टर लैम ने डेरी को उसके टीन की टांग और उसके बच्चों के बारे में बताया। उसे लंगड़ा मेमना कहा जाता था। आपको क्या लगता है कि श्रीमान लैम ने इस विवरण को क्यों साझा किया? अपने उत्तर के समर्थन में आपको 2 कारण बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक मिस्टर लैम इंटेंडेड टू शो डैरी दैट इट इज ओके टू बी जैसे कि इस तरह से करके, यानी कि मिस्टर लैम डेरी को दिखाना चाहते थे कि पूर्ण होना ठीक है। साथ ही साथ ही वांट टू शो डेरी दैट ही इज नॉट अलोन, यानी कि वह डेरी को दिखाना चाहते थे कि वह अकेला नहीं है। तो इस तरह से करके आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी है, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई टिशानी जोसोकी डोशिन्स राइटिंग स्टाइल इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड स्टेट 2 एस्पेक्ट्स दैट कैरेक्टर्स जोसोकी कैरेक्टराइज इट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा तिशानी दोषी लेखन शैली को पहचाने और पाठ से उदाहरणों का उपयोग करते हुए इसकी विशेषता बताने वाले 2 पहलुओं को बताना है आपको। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में जो है सो कि आपका लिखा गया था, ये आप देख सकते हैं। बाकी आंसर पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब वर्णनात्मक शैली में यहाँ पर लिखा गया था। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। इसके अंदर कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है 120 से 150 शब्द के अंदर। ठीक है, 5 नंबर का ये रहने वाला है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि फ्रेंच फ्रॉम द लास्ट लेसन। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, ये क्वेश्चन लास्ट लेसन से लिया गया है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। द लास्ट लेसन का जो फ्रेंच था, द रेट ट्रैप के पैडलर बेहतर लोगों के रूप में विकसित होने के लिए हमारी गलतियों से सीखने के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये लोग जो है ना, गलतियों से सीखने वाले लोग थे। कल्पना कीजिए कि आपकी सहेली सुभागी जो है, उसको लगता है कि उसने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से न लेकर गलती की है। ठीक है, और सुभागी को 120 से 150 शब्दों में 2 ग्रंथों से उदाहरणों पर चर्चा करते हुए एक निबंध लिखे, ताकि उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने की मानवीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिल सके। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि सुभागी, हम सभी ने अपनी जीवन में कभी न कभी गलतियां की हैं। आखिरी गलती तो इंसान से ही होती है, मतलब आखिर जो गलती है वो इंसान से ही होती है। आफ्टर ऑल द एरर इज ह्यूमन। तो इस तरह से आपको एक निबंध टाइप का लिखना है। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ठीक है,
इसके आगे चले तो यहीं पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया बेसिकली, कि यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर द लॉस्ट स्प्रिंग और रोड साइड स्टैंड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि कारोबार करने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं होना का रोना जो होता है ना, चूड़िए बनाने वाले के लिए भी सही नहीं घर में बचती है। तो यहाँ पर पैसों से रिलेटेड चीजें हैं कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो इस तरह से चीजें दे रखा है द लॉस्ट स्प्रिंग के तहत। और शहर से बहुत दूर हम अपना सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और हाथ में महसूस करने के लिए शहर के कुछ पैसे मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि रोड साइड स्टैंड से बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है टेल मी योर एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, ठीक है। तो आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना है यहाँ पर। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैंगल मेकर्स यानी जो फिरोजाबाद था वहां की स्टोरी बता दीजिए, थोड़ा सा रोड साइड स्टैंड के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग चले तो 8वां क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड, यानी कि कोई दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 8वें का पहले में क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, इमेजिन दैट अ फ्यू डेज आफ्टर मिस्टर लैम्स फेल फ्रॉम द लैडर, डैरी राइट्स हिज थॉट्स ऑन हाउ हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम चेंज हिज प्रिस्क्रिप्टिव टुवर्ड्स लाइफ। Think of yourself as Daddy and express these thoughts. You may begin like think a few days ago I meet an extraordinary person, ठीक है। यानी कि कल्पना कीजिए कि जो लैम था उसने सीढ़ी से गिरने के कुछ दिनों बाद डैरी अपने विचार लिखता है कि कैसे श्रीमान लैम के साथ उसकी मुलाकात ने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरा चेंज कर दिया। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको आंसर लिखना है कुछ इस प्रकार से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। और इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया बेसिकली, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बोथ जनरल द एनिमी एंड द महाराजा द टाइगर किंग डील विद दैट, यानी कि यहाँ पर सेनापति दुश्मन और महाराजा टाइगर किंग दोनों मौत से निपटते हैं, ठीक है। दे आर पावरफुल फिगर्स confronted by similar faith. You wish to include both of these character in an upcoming play, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर बोला गया है कि as a part of your research easy compare and contrast their experience and their response to these experiences in 120 to 150 word। इन यहाँ क्लू दे रखा है, include the similarities and differentiate of the circumstances their वे ऑफ जो डीलिंग विद थिंग्स देयर अल्टीमेट फेट, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, समानता जो समानताएं और शामिल करने उनके परिस्थितियों का अंतर और चीजों से निपटने का उनका तरीका और उनका अंतिम भाग, बेसिकली उन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। द एनिमी के अंदर चीजें क्या हुई थी, द टाइगर किंग के अंदर क्या क्या चीजें हुई, तो सारा चीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये आंसर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा इंग्लिश कोर का सैंपल पेपर था वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।